इसराइल और उन्होंने फिल्टर किया। अमेरिका की जानिब से मिसकैलकुलेशन कहाँ हुई? जिस तरह से मोसाद का इतना मज़ाहमत। नेटवर्क, दूसरा CIA उसके साथ, ये मिसकैलकुलेशन कैसे हो गई? ईरान की ताकत को क्यों समझ नहीं पाए? जैसे मिस कैलकुलेशन उनकी बरसा बरस तालिबान के साथ हो गई, और ऐसे उसी तरीके से वियतनाम में मिस कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि उसमें बहुत अरसा लगा। इसी तरह और बहुत जगहों पर अमेरिका ने कोई 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं। 10 लाख आदमी जो है वो जाँ बहक हुए हैं उनके ऑपरेशंस में। इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया। कैलकुलेट कर लें, ये सारी चीजें मौजूद हैं, और उसके बावजूद उनको क्या गेन हुआ? तो एक बात तो ये साबित है कि उनकी कैलकुलेशन और उनकी इंटेलिजेंस जो है वो इस मामले में फाल नहीं रही है। यही हुआ ईरान के साथ, और ईरान ने भी जो मज़ाहमत दिखलाई, अगर वो कैलकुलेशन होती कि ये तबाही इजरायलीज, क्या उनको कभी आदत थी? क्या उसने कभी ये आग के शोले देखे थे अपने मुल्क में? क्या बंकरों में 12 दिन तक इजराइल कभी रहा था? उनकी आबादी रही थी 1 करोड़ की आबादी, और वो 3 लाख के करीब आदमी मुल्क छोड़ के चले जाएं 12 दिन में, 2 से 3 लाख, और किश्तियों के जरिए जाएं और जहाजों के जरिए जाएं, तो उस मुल्क पर उसका प्रेशर तो पड़ेगा ना उसमें, क्योंकि मिसकैलकुलेशन कहीं तो हुई है। यकीनी तौर पर मिसकैलकुलेशन हुई है, और बहुत बड़े बड़े ममालिक से भी मिसकैलकुलेशन हो जाती है इस तरह के मामलात में। रज़ा मोहम्मद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अगर हम ये सारे मामला देख लें तो ईरान के लिए और इस्लामी ममालिक जो हैं उनके लिए अब कितना ज़रूरी हो गया है अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर करना, क्योंकि ये जो सारे मामलात हैं, ईरान अगर टेबल पर बात करता है आकर, तो वो ये कह सकता है कि वो अपने दिफा के लिए या पीस एनवायरनमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका मिस। वो क्या शेर है कि है जुर्म ज़हीफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो अगर आप देखते हैं अपने हिस्ट्री में, तो यूक्रेन को देख लीजिए, उन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम गिव अप किया, उनके साथ क्या हुआ। इराक ने अपना प्रोग्राम गिव अप किया, उनके साथ क्या हुआ। इसी तरह और बहुत सारी तारीख में मिसालें आपके लिए। ईरान की मिसाल आप इस तरह देख लें कि इन्होंने किसी हद तक डिले किया, इन्होंने दुनिया को अपीज करने की कोशिश की कि इनके ऊपर सैंक्शंस कम हो जाएं, और सैंक्शंस कम करवाने के चक्कर में उन्होंने अपने प्रोग्राम को शायद स्लो किया। अगर वो क्विकली ये करके न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर हो चुके होते तो आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है जी कि जो इस वक्त जो दुनिया है ना जी, बहुत अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए। कहने की बात हो रही है, करने की बात हो रही है। कहने को तो ये है, वो कहते हैं जी रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन असल बात ये है कि इट इज अ वर्ड विच इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स, नॉट ऑन द रूल्स। और ऑर्डर्स होते हैं माइटी के, ऑर्डर्स होते हैं पावरफुल के, और जो पावरफुल है वही सारा कुछ है। और जो रियलिस्ट कहते हैं, रियलिज्म की थ्योरी है, उसके मुताबिक तो आपने भी सबने पढ़ा होगा कि एक ही चीज है जो फैसला करती है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ प्रिजर्वेशन और बैलेंस ऑफ पावर। अगर आपके पास पावर है तो फिर आप सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को, परसिवियर कर सकते हैं, प्रिजर्व और प्रॉस्पर कर सकते हैं, वरना आप इसी तरह अंडर प्रेशर रहते हैं। तो आपकी बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि जितना कोई कंट्री स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा अच्छा है। नंबर 2 बात जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, नेटो है, बाकी चीजें हैं, हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। हमने अपने वो डिफरेंसेस खत्म करके जो OIC, जो जिसको कई लोग मजाकन OIC कहते हैं, या मुस्लिम उम्मा को कोई कहता है जी कि पता नहीं उम्मा नहीं अम्मा है और व्हाटएवर, तो इस चीज से हट के हमें प्रैक्टिकल साइड पे आना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि अपने इख्तलाफात खत्म करके आपस में एक हो जाए, और मिलिटरीली भी हम लोग जो है वो एक हो जाएं, नेटो की तरह, किसी और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ताकि आप लोग स्ट्रांग हो, हम लोग स्ट्रांग हो, और इकट्ठे मिलके इस तरह के जो प्रेशर्स और हमले उनका मुकाबला कर सकें। सर, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। मैं एक पुराना क्लिप है काफ़ी, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है मेहदी हसन, उन्होंने जो इसराइल के साबिका वज़ीर हैं उनसे सवाल किया कि आपके मुल्क में कितने न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनसे जब सवाल किया गया कि ईरान के पास या फिर दीगर ममालिक के पास, मुस्लिम ममालिक के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उनके पास जवाब था। ये दोहरा मयार क्यों अमेरिका रख सकता है, इसराइल रख सकता है, ईरान अपने दिफा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता? वाई सर? जी बहुत अच्छी बात की, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। बात वहीं पे आती है जी कि ये रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये पावर बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। आप इजराइल की मिसाल ले लें।
क्या इसराइल के ऊपर कोई रूल्स, रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉ, वियना कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, कोई चीज लागू होती है? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया जब एट्रोसिटीज करता है और मुसलमानों को, कश्मीरियों को वो मारता है, अपने मुल्क के अंदर परसिक्यूशन करता है, क्रिश्चियंस की, सिखों की, दुनिया सारी में जाके मारता है, तो सवाए कनाडा एक दफा जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उठ के अपनी पार्लियामेंट में कहा, तो वो इसलिए कहा कि उनके मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो अफेक्ट हुई थी। उसके अलावा कभी किसी ने क्रिटिसाइज उनको किया? इसराइल की तरफ आते हैं, बहुत सारे लोग आपको वेस्ट में मिलते हैं कि जो ये प्रोपेगेट कर रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो बच्चों को मार रहा है, वो बच्चे जो खाना लेने आते हैं उनको मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, और हर रोज दर्जनों लोगों को वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर देते हैं। तो ये सारी गेम जो है वो है जी इंटरेस्ट की, जिसके साथ आपका इंटरेस्ट वो कहते हैं इंटरट्वाइन करता है, वो जो मर्जी है कर ले। उसके लिए सारा कुछ जो है ना वो ऐसे ही है जैसे वो है ना लाइसेंस टू किल, तो उनको इम्यूनिटी हासिल है सारे लॉज की तरफ से, और पूरी इम्प्यूनिटी के साथ वो जो मर्जी है करते फिरें, क्योंकि वो रेलेवेंट है उनके इंटरेस्ट के लिए और वो उनके पार्टनर है, इसलिए उनका हर जुर्म माफ है। तो इसलिए दुनिया जो है वो दूसरी तरफ देखती है। इंडिया के केस में भी यही है कि इंडिया चूंकि रेलेवेंट है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस रीजन में, तो इसलिए इंडिया भी जो करता है वो वेस्टर्न एलाइज और अमेरिका जो है उसको वो क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करते। एक दफा भी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं या इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच किया है या इंटरस्टेट ट्रीटी पे इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच कर रहे हैं। सेम गोज फॉर इजराइल। सो ये दोनों जो हैं वो आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक अखंड भारत बनाना चाहता है, एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। हाँ जी, तो इनको सपोर्ट हो रही है जी हर तरफ से, क्योंकि ये रेलेवेंट है, इनके तौर पर सपोर्ट भी हो रही है। डॉक्टर साहब, अगर हम ग्रेटर इसराइल की बात कर लें, एक बेलगाम घोड़े की तरह जो है वो इसराइल भागी जा रहा है और कितने ही इस्लामी ममालिक को इसने अभी तक निशाना बना चुके हैं। हम लबनान की बात कर लें, शाम की, इराक की, या फिर अब फ़लस्तीन की हम सूरत हाल देख लें। आप समझते हैं कि ईरान के ऊपर अब जब सीज़ फायर की बातचीत चल रही है, इसराइल चुप करके बैठ जाएगा, या फिर आपको लगता है कि एक थोड़ी देर का ये पॉज हम कह सकते हैं, उसके बाद दोबारा से अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेगा ईरान में? तारीख तो यही बताती है कि इजराइल जो है थोड़ी देर का पास लेगा, अपनी लॉबी को मजीद इस बात पर काम करने के लिए मौका देगा अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, कि उनको कायल करें कि बस अगला जो है दोबारा न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर ईरान ने कहीं भी कोई इंडिया मिला के आइंदा 20 सालों में 30 सालों में कोई अपनी न्यूक्लियर जौहरी कुव्वत बढ़ा लेगा तो उसको अभी से न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। जेडी वेंस ने क्या कहा आज सुबह को? जेडी वेंस ने कहा कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, अगर दोबारा भी उन्होंने बनाया तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। तो उस लिहाज से यस, ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट आज का तो नहीं है, मैं तस्करा कर चुका हूँ। 1897 में जब स्विट्जरलैंड में जब ज़ायोनिज्म की बुनियाद रखी गई, माफ कीजिएगा, तो उसी वक्त इसका रोड मैप बनाया गया था और उसके मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं। आपने कल देखे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर की कि अगर आज हम खामोश रहेंगे तो फिर जिस तरह लेबनान में हुआ, सीरिया में हुआ, लीबिया में हुआ, इराक में हुआ, कल को हमारी बारी भी आ सकती है। तो मैं इसको कई मरतबा आपके चैनल समेत इसको इस तरह बयान करता रहा हूं कि 1 by 1 एंड टर्न बाय टर्न। और ये बात दुरुस्त है, अभी रजा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि नेशन स्टेट्स में इस वक्त ठीक है, दुनिया के लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी है, उसमें जिनेवा कन्वेंशन भी है, वियना कन्वेंशन, बहुत सारी कन्वेंशंस भी हैं उसमें, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रिवेल करता है वो नेशन स्टेट्स में जिसके पास हायर पावर, इसलिए कि नेशन स्टेट्स में देयर इज नो हायर पावर, इट्स योर ओन पावर विच टेक्स यू हायर। तो इस लिहाज से पाकिस्तान पे आप समझते हैं कि अखंड भारत वाला सिलसिला जो ख्वाब है वो हिंदुस्तान का, अगर पाकिस्तान इतना कभी और इतना ताकतवर ना होता तो आज वो तर लुकमा समझ के इंडिया में खा चुका होता, खाने की कोशिश करता। तो हमारे पास क्योंकि वो ताकत इस तरह की है कि वो इंडिया इसके बारे में जब एडवेंचर करता है तो उसको मुक्की खानी पड़ती है। हमारी तो कन्वेंशन ताकत भी इतनी है, कन्वेंशनल वार की ताकत भी इतनी है कि हमने बता दिया। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप बीच में आके मेडिएशन कराया और इंडिया चाहे उसको मैं ना मानूं कहूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मरतबा इस चीज को रिपीट किया। और जो हकीकत है
जिसके लिए कि पाकिस्तान ने रिकमेंड भी किया डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए। और अब ये जो मामला हुआ है, फिर वक्त मैं आ रहा हूँ ग्रेटर इजराइल पे दोबारा, कि फिर वक्त जो ये सीज फायर का मामला जिस अंदाज में हुआ है, कतर की इसमें जो डिप्लोमेसी है, पुतिन का जो इसमें किरदार है, उन तमाम को यकजा किया जाए। बाकी अरब ममालिक कि क्या खतरात थे, क्या खदशात थे, दुनिया को क्या खतरात थे, क्या खदशात थे। कल मैंने आपके चैनल में रात को तकरीबन 2:45 जिक्र किया, जैसे ही ऑयल प्राइस की कीमत 7% कम हुई, तकरीबन कोई 1:15 1 बजे 1:30 बजे के करीब, मैंने कहा ये डिप्लोमेसी काम कर गई, क्योंकि